this is Palak Naran studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So आज हम चालू करेंगे oogenesis के साथ। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो से चालू करूँ, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझनी है तो इसका मैंने बैक स्टोरीज बताई है, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस में और दूसरा ओवरी की वीडियो में। तो या तो आप वो वीडियो देख लो, अगर आपको वीडियो नहीं देखनी आप बुक से भी पढ़ सकते हो, पर वो अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अगर उसका आपको डिटेल या बेसिक्स नहीं पता होगा तो ये इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसको रिलेट करके पढ़ाने वाली हूँ तो ही समझ में आएगा। अगर मैं रिलेट नहीं करूँगी, तुमको ऐसा लग रहा है कि एक ही वीडियो में चला दूँ, अगर मैं समझा दूँ तो वो फिर उतना समझ में नहीं आएगा। रिलेट तो मैं करूँगी, हालांकि एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूँगी जो उसमें भी कराया था, पर थोड़ा और रिवाइज करवाने की भी कोशिश करूँगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने कैमरा चेंज किया, तो मुझे बताना अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव हुई है कि नहीं। और तीसरी बात ये है कि चालू करते हैं, और क्या ही करना है, चालू ही करना है। तो हम चालू करने वाले किसके साथ? oogenesis के साथ। oogenesis क्या है? गैमेटोजेनेसिस, जो फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस हो रहा है वो oogenesis का क्या करना है, हमको फाइनली एक एक सेल बनाना है। जैसा कि मैंने उस ओवरी वाली वीडियो में भी बोला था कि ओवम हो गया, ऊटिड हो गया, oocyte हो गया, ओव्यूल, ये सब चीज़ों में ना कन्फ्यूजन होती। तो आज मैं उस कन्फ्यूजन को भी दूर करूँगी। उसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, वीडियो देखनी है, बुक निकालो और नोट्स बनाओ। चलो स्टार्ट करते हैं oogenesis के साथ। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट है ना, इसमें कोई तकलीफ? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट फ्रॉम फीमेल जर्म सेल। ठीक है, ये तो इतना बेसिक है, मतलब इसमें तो और क्या ही बोलना है। ये कब चालू होती है? स्टार्ट्स बिफोर बर्थ। यही डिफरेंस है मेल और फीमेल के, यही बहुत बड़ा डिफरेंस है, और भी बहुत सारे हैं, पर ये भी एक डिफरेंस है मेल और फीमेल के गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में। मेल में कब चालू हो रही थी वो? प्यूबर्टी में। फीमेल में कब हो रही है? बचपन में हुई, मतलब पैदा होने से पहले ही चालू हो चुकी है। वो कैसे, क्यों, ये क्या ही मैजिक हो गया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं 3 पॉइंट बताऊंगी, वो सिर्फ अभी समझ लो नहीं, अभी लिख लो, फिर मैं प्रोसेस बताऊंगी, फिर उसके बाद ये समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट्स बिफोर बर्थ। दूसरी चीज कि ये जैसे मेल में क्या होता है, कंटिन्यूसली स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चलती रहती है, इसमें ऐसा नहीं होगा, ये एंड भी करेगी, एंड्स एट द एज ऑफ 45 to 50। अनलाइक मेल्स, फीमेल की जो oogenesis की प्रोसेस होती है, फीमेल की जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, वो एक लिमिट पे जाके खत्म होती है, एक लिमिट, वो मेनोपॉज जो बोलते हैं वो। पर लेकिन मेल में लाइफ टाइम पे वो चलती रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार प्यूबर्टी पे चालू हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस, हालांकि स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो जाती है, दैट इज अदर थिंग, पर लेकिन हाँ फीमेल में बढ़ जाती है। क्या बोले, हालांकि स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो जाती है मेल के अंदर बड़े होते होते, पर लेकिन वो कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द लाइफ। पर फीमेल के अंदर खत्म ही हो जाती है एक लिमिट के बाद। वो 40 की एज भी हो सकती है, 45 की एज भी हो सकती है, 50 की एज भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन पर्सन। पर एवरेज अगर निकले तो 45 to 50 की एज में मेनोपॉज आ जाता है, यानी कि oogenesis तो होती ही नहीं, वो तो बचपन में ही खत्म हो जाती है, पर लेकिन मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाती है। वो सब मैं क्या बकवास कर रही हूँ ये तभी समझ में आएगा जब आप पीछे का समझोगे। तो अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ, वापस बेसिक से चालू करती हूँ कि एक्चुअली में oogenesis बर्थ से पहले कैसे हो रही है, यू ना, एकदम बैक स्टोरी, एकदम प्रीवियस जो स्टोरी है वो शुरू से शुरू करते हैं, तो आपको समझ में आएगा। ये जो 3 पॉइंट है अभी लिख लो, फिर उसके बाद मैं oogenesis की प्रोसेस बताऊंगी, फिर उसके बाद ये आपको समझ जाएगा। प्लस अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी साथ में अगर आप पढ़ लोगे तो एकदम ही क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर वो कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि फीमेल्स आर कॉम्प्लेक्स, सही है ना, तो कुछ इतना हार्ड नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, बस समझोगे तो बहुत ईजी है, मैं समझाऊंगी आप समझ लो। ठीक है, अब बहुत बोल लिया, फाइनली चालू करते हैं oogenesis से।
अब मैं आपको वो बकवास अभी नहीं लिखा रही कि कितने स्टेजेस होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, वो सब बात की बात है। अभी मैं लेजिट पूरी जो प्रोसेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वो जो कितने पार्ट्स होते हैं प्रोसेस के, उस फेज़ को क्या बोलते हैं कि इस फेज़ में क्या होता है, वो सब बात की बात है। जब तक आपको प्रोसेस नहीं समझ में आएगा तब तक सब ऐसे ही गिबरिश लगेगा, जो भी बोलते हैं। जब तक प्रोसेस नहीं समझ में आएगा आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा फेज़ है, कौन से फेज़ में क्या हो रहा है। तो वो सब फॉरेन लैंग्वेज है, तो उसमें मैं नहीं चाहूँगी। पहले स्टार्ट करते हैं oogenesis की प्रोसेस के साथ। तो सबसे पहला है फीटल लाइफ, यानी कि मैंने बोला कि बर्थ के होने से पहले ही oogenesis की प्रोसेस चालू हो जाती है। वो कैसे होती है अब हम वो देखते हैं। फीटल लाइफ के अंदर जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर कुछ सेल्स होते हैं। फीमेल मतलब कौन, मम्मी की जो फीमेल बेबी गर्ल हो रही है वो फीमेल बेबी गर्ल। और इन सेल्स का नाम कुछ गैस करना चाहोगे क्या होता है? जस्ट अ हिंट कि वो सेम मेल जैसा होता है। इट्स कॉल्ड प्राइमोर्डियल जर्म सेल। कुछ शुरू का ऐसा पार्ट होगा बिल्कुल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्पर्मेटोजेनेसिस को एकदम कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है ये क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस करेंगे तो 2n से क्या बनेगा, 2m। क्या आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की याद आ रही है इसको लिखने से? बिल्कुल आ रही है। क्यों? क्योंकि उसमें भी हमने यही किया था। प्राइमोर्डियल जर्म सेल था, वो क्या बना रहा था, दो टाइप के, क्या टाइप है, टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम। अब फीमेल में हो गया तो oogoनियम। माइटोसिस करेगा, क्या करेगा ये, माइटोसिस। ये लिखना जरूरी है, कब माइटोसिस कब मियोसिस हो रहा है। माइटोसिस करेगा और क्या बनाएगा, oogoनियम। दो oogoनियम बने, उसमें से एक तो आगे जाके अपना जो प्रोसेस है जो मैं आगे पढ़ाऊंगी वो करेगा, दूसरा वापस ऊपर चला जाएगा नए दो oogoनियम बनाने के लिए ये होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला सेम oogoनियम से उसमें क्या बना था, सॉरी स्पर्मेटोगोनियम। उसमें तो स्पर्मेटोगोनियम, वहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम से बना था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे oogoनियम से बनेगा प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, तो कुछ हुआ ही नहीं। वहाँ पे भी सेम टू सेम यही प्रोसेस था, यहाँ पे भी सेम टू सेम यही प्रोसेस है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल से oogoनियम बना, oogoनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये न्यूट्रिशन खाली उसने दिया और कुछ नहीं किया। पर यहाँ से आगे जाओ तो स्टोरी चेंज हो जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइमरी oocyte से आगे क्या होगा, पहला मियोसिस चालू हो जाएगा जो बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे प्राइमरी oocyte हो गई। उसके बाद अगर आपको ओवरी वाला वीडियो याद है तो मैंने आपको उसमें बोला था कि प्राइमरी oocyte और साइड में थोड़े से फॉलिकुलर सेल्स का मतलब ओवरी के अंदर से ही कुछ सेल्स ऐसे प्राइमरी oocyte के आसपास कलेक्ट हो जाते हैं। तो वो प्राइमरी oocyte और वो सेल्स, वो दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, समझे। तो वो बन जाता है फीटल लाइफ के अंदर। क्योंकि इसके आगे हमको ये तो समझ में आ गया कि सेकेंडरी oocyte तो डायरेक्टली नहीं बन रहा, क्योंकि मेल और फीमेल में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, तो यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस। तो ये हमको क्लियर है कि सेकेंडरी oocyte नहीं बन रहा। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, तो हम ओवरी की वीडियो के साथ रिलेट करेंगे। मतलब मैंने उसमें जो पूरी ओव्यूलेशन की पूरी प्रोसेस, ओव्यूलेशन नहीं, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, हाँ फॉलिकुलर डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस बताई थी मैंने। ऐसे यहाँ पे प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनाया था, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल और फिर ग्राफियन फॉलिकल, ऐसा बनाया था। तो जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल था वो मैंने उसमें क्या बनाया था, सिर्फ सेकेंडरी oocyte बनाया था और फॉलिकुलर सेल्स बनाए थे थोड़े से। तो वो ही है जो फीटल लाइफ में हो जाता है, सिर्फ प्राइमरी oocyte और फॉलिकुलर सेल्स बनाया था। तो वही है जो फीटल लाइफ में रहता है। तो प्राइमरी oocyte तो ये रहा, अब फीटल लाइफ यहीं पे खत्म हो जा रही है। जस्ट फॉर द स्टोरी ये बता दो कि फीटल लाइफ यहाँ पे खत्म हो जा रही है। अभी बर्थ हो गई, तो बर्थ हो रही है तो प्राइमरी oocyte ऐसे छुट्टा का छुट्टा तो नहीं रहेगा, क्योंकि प्यूबर्टी में प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो क्या होता है कि प्राइमरी oocyte के अराउंड फॉलिकुलर सेल्स ऐसे अपने आप को अरेंज कर लेती है और इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। उसके बाद
ठीक है, फीटल लाइफ खत्म, अब बेबी का बर्थ हुआ, उसके बाद क्या होगा, उसका चाइल्डहुड होगा। लेकिन चाइल्डहुड में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि एक्चुअल में मेंस्ट्रुएशन कब चालू हो रही है, प्यूबर्टी के टाइम पे हो रही है। जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, यानी oocyte का डेवलपमेंट होगा, तब जाके तो मेंस्ट्रुएशन होगी। अब हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि चाइल्डहुड में मेंस्ट्रुएशन तो नहीं होती, इतना तो हम सबको पता है। पर क्यों नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि इस टाइम पे कोई काम नहीं हो रहा होता है इसका डेवलपमेंट का। इस टाइम पे बाकायदा कम हो रहे होते हैं। मतलब कि अगर फीटल लाइफ में मान लो 2 लाख हमारे पास प्राइमरी oocyte बने, तो चाइल्डहुड में क्या होता है कि वो जो 2 लाख प्राइमरी oocyte बने हैं वो कट पीट के, मतलब और कम होके कुछ मर के टोटल हो जाते हैं 60 to 80,000। मतलब हमारे पास अगर 2 लाख प्राइमरी oocyte थे फीटल लाइफ में, तो बर्थ होने से लेकर के प्यूबर्टी के आने तक अब हमारे पास कितने रह गए, 60 to 80,000। तो ये क्या हुआ, oocyte का डिक्रीज हुआ। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फॉलिकुलर एट्रेसिया या फिर एट्रेटिक फॉलिकल। ठीक है, स्टार्टिंग से लेट्स गेट बैक टू दैट वीडियो। उसमें मैंने बोला था कि प्राइमोडियल फॉलिकल जो है वो रहेगी फीटल लाइफ में, लेकिन जब बच्चा बॉर्न होता है, जब पहला मेंस्ट्रुएशन होता है, तो वो क्या करता है, प्राइमोडियल से प्राइमरी में कन्वर्ट हो चुका होता है। एक्चुअली में जब प्यूबर्टी आती है तो प्राइमरी oocyte आगे जब पूरा का पूरा फॉलिकुलर डेवलपमेंट करती है, तब मेंस्ट्रुएशन पहली बार होता है। तो एक्चुअल में मेंस्ट्रुएशन कब चालू हो रहा है, प्यूबर्टी में। ठीक है, बेसिक से मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी में चालू हो रहा है। तो यानी कि प्राइमरी फॉलिकल से आगे जाके जो भी हो रहा है वो प्यूबर्टी में हो रहा है। तो वो सब तो अभी बात की बात है, अभी तक हम प्यूबर्टी में पहुंचेंगे, अभी हम बचपन में ही। अगर इंसान फीटल लाइफ में है तो फीटल लाइफ में कहाँ पे पहुंचा है, प्राइमरी oocyte पे। वन मोर करेक्शन, एक चीज ऐड कर दो कि प्राइमरी oocyte के बाद पेन चलना बंद हो जाता है। प्राइमरी oocyte के बाद मियोसिस 1 चालू होती। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा पढ़ा था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पास मियोसिस 1 खत्म हो जाती, लेकिन नहीं, मियोसिस 1 इसमें स्टार्ट होती और जो यहाँ पर प्राइमरी oocyte ही रहता है। क्यों, क्योंकि मियोसिस 1 खत्म ही नहीं हो रही। अगर मियोसिस 1 खत्म होगी तो प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा ना। यहाँ पे मियोसिस 1 खत्म नहीं हो रही। खत्म क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जो यहाँ पे प्राइमरी oocyte है इट इज अरेस्टेड एट मियोसिस 1, प्रोफेज 1, डाइकाइनेसिस डिप्लोटिन वाले स्टेज पे अरेस्ट हो जाती है। ये मैंने ये भी ओवरी वाले लेक्चर में बताया। मैं वही बोल रही हूँ, ओवरी और ओवरी तो पढ़ के ही आओ, स्पर्मेटोजेनेसिस तो फिर भी ठीक है, ओवरी तो जरूर पढ़ के आओ। तो मियोसिस 1 चालू हुई, मियोसिस 1 चालू तो हुई, प्रोफेज 1, लेप्टोटीन, जाइगोटीन जो भी है वो सब किया, लेकिन डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस वाले जो स्टेज पे आई, तब उसने बोला कि नहीं भाई मैं थक गई हूँ। फीटस, अब छोटा बच्चा कितना ही कर लेगा, अभी तो पैदा भी नहीं हुआ है। तो उसने क्या किया, डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस के स्टेज पे वो अरेस्ट हो गया, बिल्कुल बंद, अब कुछ नहीं करे। फिर अब वो बच्चा पैदा हो गया, वो बेबी गर्ल जो है वो पैदा हो गए। उसके चाइल्डहुड के टाइम पे ये जितने भी प्राइमरी oocyte बने थे, अब उसके लेवल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उसके लेवल कम होके कितने पे आ जाएंगे, बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी 60 to 80,000। तो ये जो प्रोसेस है, जब ये oocyte का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। बट एक लिमिट तक होता है, ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी में सारे के सारे oocyte हमको खत्म कर देना है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक लिमिट तक होता है, 60 to 80,000 तक अप्रोक्सीमेटली oocytes रहते हैं एक फीमेल के अंदर बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। इतना समझे। अभी तक हमने क्या किया, प्राइमरी oocyte पर पहुंचे, प्राइमरी oocyte जिसने मियोसिस चालू किया। बाकी का सारा काम कहाँ पे हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है प्यूबर्टी के टाइम पे, क्योंकि इसके आगे का पूरा मियोसिस मैंने ओवरी में बताया था। क्या पूरा बताया था, नहीं, मैंने अब उसमें भी मियोसिस 2 में भी उसको अरेस्ट किया था। इफ यू रिमेम्बर, मियोसिस 2 में उसको अरेस्ट कर दिया था, कंप्लीट नहीं कराई थी। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे कि एक्चुअल में वो शुरू से लेके अंत कहाँ पे हो रहा है, हम उसको देख के ही रहेंगे, पूरी की पूरी मूवी देखेंगे आज। फिर चाइल्डहुड के बाद प्यूबर्टी आएगी। प्यूबर्टी में अभी हमारे पास कितने बचे, 60 to 80,000। क्या बचे 60 to 80,000, प्राइमरी oocyte।
अरेस्टेड एंड ये 2n है, मियोसिस 1, प्रोफेज 1, डाइकाइनेसिस डिप्लोटीन पे अरेस्ट हो चुका है। ये क्या है? ये है हमारा प्राइमरी फॉलिकल, समझ रहे हो? ये क्या था हमारा प्राइमोडियल फॉलिकल। ये भी क्या है हमारा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल पे अरेस्ट हुआ होता है, ये खत्म, अब यहीं पर ही रहेगा जब तक प्यूबर्टी नहीं आती। प्यूबर्टी आ गई, मान लो कि ये वाला जो हमारा oocyte है इसका टाइम आ गया है कि इसको अब चलो फॉलिकुलर डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट करनी है तो प्राइमरी फॉलिकल से उसको याद करो, प्राइमरी फॉलिकल से कहाँ पे जाते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफिन। तो जब प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब जब बनता है वो, तो क्या होता है, खाली बाहर की थोड़ी बहुत सेल्स बढ़ती है, थोड़ा लेयर्स बढ़ते हैं, वो ठीक है, उतना कुछ नहीं होता। सेकेंडरी से जब टर्शियरी में होता है तब बहुत डिफरेंस आता है। तब क्या आता है? तब होता है मियोसिस 1 कंटिन्यू। तो 2n के बाद मियोसिस 1 तब कंप्लीट भी हो जाता है, कंटिन्यू होके कंप्लीट भी हो जाता है। तो 2n सेल बनेंगे। ये प्राइमोडियल फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, वहां से टर्शियरी फॉलिकल बनी और वहां से ग्राफिन फॉलिकल बनी और यहाँ से कॉर्पस ल्यूटियम हेमरेजिकम और क्या था, एल्बिकम। हाँ, ये 3 चीज, तो ये मैंने बताया था ओवरी के अंदर, ठीक है। ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट है। प्राइमोडियल फॉलिकल बचपन में ही रहेगी, फीटल लाइफ में। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कंफ्यूजन होती है। अभी तो आपको लगेगा कि सब समझ में आ गया, पर नहीं आता है फिर समझ में, इसलिए पूरा सुनो ध्यान से। कि प्राइमोडियल फॉलिकल जो है वो फीटल लाइफ में रहेगी। फीटल लाइफ के अंदर ही क्या हुआ कि ठीक है, थोड़ा बहुत डेवलप होकर प्राइमरी फॉलिकल बन गई, वो वहीं पर ही रहेगी जब तक प्यूबर्टी नहीं आती। प्यूबर्टी आने के बाद एक एक करके फॉलिकल्स डेवलप होना चालू होते हैं। जैसे कि मान लो क्या 60 to 80,000 फॉलिकल्स है, हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि 200 फॉलिकल्स है हमारे पास इन टोटल दोनों ओवरी के अंदर, तो 100 होंगे अप्रोक्सीमेटली। तो अब मान लो उन 200 में से कोई एक की बारी आएगी कि चलो इस महीने मैं डेवलप होती हूँ, ठीक है, इस महीने मैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट करती हूँ। तो वो जो एक oocyte है, नंबर 1 oocyte नंबर 1, वो प्राइमरी oocyte जो है वो आगे जाके ग्राफियन फॉलिकल में बनेगी और फिर बाद में ओव्यूलेशन करेगी, बाहर निकलेगी, मेंस्ट्रुएशन करेगी, ठीक है, वो एक ही करेगी। जब वो एक पूरा का पूरा डेवलपमेंट कर रही है तो बाकी सारी ओवरी क्या, बाकी सारी oocyte क्या करेगी? शांति से बैठी रहेगी अपने प्राइमरी फॉलिकल के स्टेज में, वो कोई काम नहीं करेगी और वो वहीं की वहीं जैसी थी वैसी रहेगी। ऐसा नहीं होता है कि पहली अगर डेवलप कर रही है तो बाकी सारी भी साथ में करेगी, नहीं, एक एक करके डेवलपमेंट होती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं कि हमने प्राइमरी oocyte किया, उसका मियोसिस कंप्लीट किया, मियोसिस 1 कंप्लीट किया। तो मियोसिस 1 कंप्लीट करने के टाइम पे जो एक सेल होती है वो सारा का सारा न्यूट्रिशन ले लेती है दूसरे का। तो इस वजह से जो दूसरी जिसका न्यूट्रिशन लेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, जो सबसे पहली बार कहाँ पे दिखती है हम लोगों को? टर्शियरी फॉलिकल में, ये भी ओवरी में बताया था। फिर उसके बाद फॉलिकुलर डेवलपमेंट में बताया था। और ये जो होगी, ये जो पूरी की पूरी बनी, ये प्राइमरी oocyte के बाद क्या बनता है? मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी oocyte। ये कहाँ पे चल रहा है? ये सब ये चल रहा है हमारा, ये सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, ये सब कहाँ पे दिखेगा हमको? टर्शियरी फॉलिकल के, ठीक है। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर हमारे पास सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी होती है और यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट। लेकिन टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ही सेकेंडरी oocyte से वो चाहती है कि वो आगे भी बढ़ना शुरू करे, वो आगे और डेवलपमेंट करे, पर वो नहीं कर पाती, वो आगे सेकेंडरी oocyte ही रह जाती है।
लेकिन दिस टाइम उसने मियोसिस 2 चालू कर दिया है। ठीक है, मियोसिस 1 यहाँ पे टर्शियरी फॉलिकल में कंप्लीट हुआ, फिर टर्शियरी फॉलिकल में ही उसने मियोसिस 2 चालू कर दिया है, लेकिन इट इज अरेस्टेड एट मियोसिस 2 मेटाफेज 2। ये इस पे अरेस्ट हो चुकी है, अब इससे आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो ये हम कहाँ पे देखते हैं, ये हमने देखा ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल में हमने देखा किस पे अरेस्टेड है, मियोसिस 2 मेटाफेज 2 पे अरेस्टेड है। फिर उसके बाद सेकेंडरी उस साइड ही रहेगी ग्राफियन फॉलिकल में, और जब ओव्यूलेशन यानी कि ओव्यूल का बाहर निकलना होगा, जब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से सेकेंडरी साइड बाहर निकलेगी, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो उस टाइम पे भी वो सेकेंडरी उस साइड रहेगी अरेस्टेड एट मियोसिस 2 मेटाफेज 2। वो आगे अभी डेवलपमेंट की ही नहीं है, जैसी है वैसी ही है, इतना याद रखना। ठीक है, अगेन क्योंकि अभी मुझे ये इरेज करना है, तो इसलिए अभी पहले इसको वापस सुन लो। इसकी हम लोग पूरी मियोसिस कराएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, तो फीटल लाइफ के अंदर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होंगे, वो ओवोनियम बनाएंगे। ओवोनियम 2 बनेगी, एक वापस जाएगी ऊपर डिवीजन करने के लिए और एक जाएगी हमारा आगे बढ़ेगी। उसने क्या किया, ये तो प्रोसेस माइटोसिस हो गई। फिर उसके बाद ओवोनियम ने मियोसिस चालू किया, प्राइमरी oocyte बनी। प्राइमरी oocyte में अपने आजू बाजू कुछ सेल्स रख लिए जिसको फॉलिकुलर सेल्स बोलेंगे, और वो प्राइमोर्डियल सेल्स बने, प्राइमोर्डियल फॉलिकल बन गया। प्राइमोर्डियल फॉलिकल को ऐसा लगा यार मैं तो बहुत छोटा हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाता हूँ, तो वो प्राइमरी फॉलिकल बना। अब इससे ज़्यादा तो फीटल लाइफ में वो जो बेबी गर्ल है वो कर ही नहीं सकती। तो बर्थ हुई, बर्थ के टाइम बाद चाइल्डहुड आया, उस टाइम तक आते आते प्यूबर्टी तक आते आते जो oocytes है उसकी नंबर कम हो गई, उसकी क्वांटिटी कम हो गई। मान लो 60 to 80,000 रही, अब वो लाइफ टाइम उतनी रहेगी। अगर एक ओव्यूल निकल रहा है, अगर एक oocyte बाहर निकल जा रहा है, तो वो 60,000 से मान लो 60,000 एक oocyte निकल रहा है तो 59,999 ऐसा रहेगा। वो और वापस कहीं नहीं बनेगा। जितने oocyte बनने थे बन गए बचपन में, अब और नहीं बनेगी। विच गोज बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बचपन से ही चालू हो जाते हैं और जितने हैं उतने ही रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइमरी oocyte अरेस्टेड मियोसिस 1 प्रोफेस 1 डाइकाइनेसिस डिप्लोटीन पे अरेस्ट हो चुका। फिर वहाँ से प्यूबर्टी में आया, प्यूबर्टी में भी वहीं पर ही प्राइमरी oocyte ही है। प्राइमरी oocyte आगे मियोसिस 1 कंप्लीट ही कर देगा, तो वो क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। तो पर ये कब होता है, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल के ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे। तो तब क्या हुआ, ये टर्शियरी फॉलिकल मियोसिस 2 करेगा तो क्या बनेगा, मियोसिस 2 करेगा पर कंप्लीट नहीं होगा। वो कहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा, मियोसिस 2 मेटाफेज 2 पे। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर यही होता है, इनफैक्ट टर्शियरी फॉलिकल के अंदर भी यही होता है। चालू टर्शियरी फॉलिकल में हो जाता है मियोसिस 2, पर खत्म कहाँ होता है, बहुत आगे वो मैं बताऊंगी। वो तो होता ही इतनी लेट है कि मतलब सोच भी नहीं सकते। तो अभी हम कहाँ पे पहुंचे, ओव्यूलेशन, मतलब ओवरी से बाहर निकल गया है हमारा सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड मियोसिस 2 मेटाफेज 2। उसके बाद हम आगे करेंगे ओव्यूलेशन के टाइम पे जो चीज निकल रही है वो क्या, ओव्यूल क्या क्या कंटेन कर रहा है, सेकेंडरी oocyte है, जोना पेलुसिडा है, उसके आसपास की जो सेल्स थोड़े बहुत निकल रहे हैं वो डिस्कस प्रोलीचेरस, ये सब चीजें निकल रही है। और ये सब क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल। और ये सब जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है वो क्या है, oocyte। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत अलग अलग नाम में कंफ्यूजन आते हैं। तो ये oocyte है, ओव्यूल है और फॉलिकल, ये 3 चीज समझे। आगे मैं दूसरा कुछ समझाऊंगी, ओव्यूलेशन तक पहले लिखा। तो अब हमारी हो गई यहाँ पे ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या आया, सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट मियोसिस 2 मेटाफेज 2। इतना समझे। ये कहाँ पे पहुंचा है, ये पहुंचा है अभी हमारा एम्प्यूला में। एम्प्यूला में क्या करेगा, 12 to 24 आवर्स तक वेट करेगा ये स्पर्म के आने। ठीक है, 2 कंडीशन हो सकती, या तो वो फर्टिलाइजेशन करता है या तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं करता है ना। ओव्यूल के 2 ही चांसेस होंगे, या तो फर्टिलाइजेशन करेगा या तो नहीं करेगा। तो पहले देखते हैं कि नहीं करेगा तो क्या होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं किया तो सिंपल है, कुछ करेगा नहीं, ऐसा कैसा मेंस्ट्रुएशन में बाहर चला जाएगा। अरेस्टेड एट मियोसिस 2 मेटाफेज 2, इसका तो मियोसिस कंप्लीट हुआ ही। क्या करेगा, एम्प्यूला के अंदर 1 से 2 दिन रुकेगा। अगर वो स्पर्म आया तो ठीक है, नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो वैसा के वैसा मेंस्ट्रुएशन में निकल जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई
तो सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, स्पर्म कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज करेगा जिसकी मदद से वो ओव्यूल के अंदर जा पाएगा। अगर वो ओव्यूल के अंदर जा पाया फैक्टर्स रिलीज करने की वजह से, कि एंजाइम्स हो गए जो एक्रोसोम से रिलीज होते हैं या फिर कुछ और दूसरे फैक्टर्स हो गए, तो वो सब रिलीज करता है तो वो ओव्यूल के अंदर जा पाते हैं, क्योंकि जोना पेलुसिडा नहीं जाने देगी उसको। अगर ऐसा ओव्यूल के अंदर पहुंच गया तो जाके मियोसिस 2 कंप्लीट होगी और क्या बनेगा, एक और एन और एक और पोलर बॉडी, और इसको बोलते हैं हम सेकेंड पोलर बॉडी। सेम वैसा ही होगा जैसे मियोसिस 1 का प्रोसेस हुआ था कि उसमें एक एन था वो बड़ा था, दूसरे एन का सारा खाना खा गया था फर्स्ट पोलर बॉडी का। इसमें भी जो ये एन होगा ये बड़ा होगा, सेकेंड पोलर बॉडी का खाना खा जाएगा। एक ही एन होगा मेल का। इस टाइम पे फ्यूजन नहीं हुआ है। ये जो फीमेल सेल है इसको हम लोग बोलेंगे ओवम या ऊटिड या एग, ये हम बोल सकते हैं। इस टाइम पे फ्यूजन नहीं हुआ है, ये मेल का अलग रहेगा, फीमेल अलग रहेगा। तो फीमेल क्या है, अब ये एग है। बाद में क्या होता है, सिनगेमी यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, और सिनगेमी के बाद क्या होता है, जाइगोट होता है। अब समझे, तो मतलब कि फीटल लाइफ में चालू हो रहा था, पैदा भी नहीं हुआ तब चालू हो रहा था oosteogenesis। एक्चुअल में पूरी मियोसिस कब खत्म हुई, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी 20-30 जब भी उम्र हो रही है तब। तो बहुत लंबा प्रोसेस है ये मियोसिस को कंप्लीट करने का। ठीक है, अब इसमें नोट करके 2 पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट कि फीटल लाइफ के टाइम पे 2 to 20 लाख oocyte होते हैं, प्राइमरी oocyte, और वो 2 to 20 लाख से फाइनली कितने रह जाते हैं, 60 to 80,000 पर ओवरी, एक ओवरी के अंदर होता है। नो न्यू oocytes आर एडेड, इतना भी याद रखो। जितने बन रहे उतने बन गए, एक बार बर्थ हो गई उसके बाद नए ऐड नहीं हो सकते। फीमेल के अंदर बार बार स्पर्म्स बन रहे थे शुरू से, लेकिन फीमेल के अंदर जितने इस प्राइमरी oocyte पे हो गए बस खत्म, उसके बाद ज़्यादा नहीं हो सकते। कम हो सकते हैं, 60,000 हो गए, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। तीसरा पॉइंट कि मान लो जैसे अपने पास 2 ओवरी है, हम यूजुअली फीमेल्स के पास 2 ओवरी होती है, ये एक ओवरी है, ये दूसरी ओवरी। आज इस महीने में इस ओवरी से एक ओव्यूल बाहर आएगा, अगले महीने इस ओवरी से एक ओव्यूल बाहर आएगा, उसके अगले महीने इसके, उसके अगले महीने, तो टोटल 12 महीने में एक ओवरी कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है, 6 ओव्यूल का। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है हमारी बॉडी की। बट मान लो किसी एक फीमेल के अंदर एक ओवरी है ही नहीं, सिर्फ एक ही ओवरी है, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो एक 12 महीने में 12 ओव्यूल देगी कि 6 ओव्यूल देगी। एक्चुअली में तो अल्टरनेट होता है, एक ओव्यूल ये देगी, अगला ओव्यूल ये देगी ओवरी, पर इसमें दूसरा ओवरी है ही नहीं, तो क्या होगा, तो जो एक ओवरी है ना वो ही 12 के 12 महीने में 12 के 12 ओव्यूल देगी। समझे? तो इफ 1 ओवरी इज प्रेजेंट तो 12 ओव्यूलेशन पर ईयर, यानी 12 के 12 ओव्यूलेशन वो ही करेंगे। ये कंप्लीट हुआ हमारा oogenesis पूरा। Now let's study the structure of ovum or और secondary oocyte, arrested meiosis 2 and चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं, तो वो बनाते हैं, मेरे साथ बनाने का काम करते हैं।
Please, this is not a sunflower. Okay. Now, let's start. जो सबसे अंदर है ये है हमारा न्यूक्लियस. As always, इसके बाहर क्या है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? साइटोप्लाज्म. और क्योंकि ये ओवम है तो ये उसको हम बोलेंगे ओप्लाज्म. उसके बाद ये जो साइड पे जो दिख रहे हैं ये है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स. कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स. ठीक है. कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के बाहर की जो लेयर आपको दिख रही है दैट इज प्लाज्मा में. ठीक है. ये तो नॉर्मल जो हमारा सेल होता था वैसा. उसके बाहर एक और जो लाइन दिख रही है कवरिंग उसको हम लोग बोलते हैं विट्रेलाइन मेम्ब्रेन. और उसके बाहर विट्रेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर ये जो स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे? क्या लगता है आपको नाम से? विट्रेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर तो ये क्या हुआ? पेरीविट्रेलाइन. पेरीविट्रेलाइन स्पेस. ठीक है. और लास्ट में ये जो मैंने ऐसे पेटल्स जो बनाए हैं ये है कोरोना रेडिएटा सेल्स. जिसके अंदर है उसका कोरोना रेडिएटा का न्यूक्लियस. और ये जो लेयर है उसको हम लोग बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा. वो तो चाहिए ही ना. पेरीविट्रेलाइन स्पेस कहाँ आ रही है? जोना पेल्यूसिडा के अंदर की साइड पे आ रही है. तो क्या अंदर से बाहर अगर मैं वापस रिपीट करूँ तो न्यूक्लियोलस, फिर न्यूक्लियस, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म या न्यूप्लाज्म, फिर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विट्रेलाइन मेम्ब्रेन, फिर उसके जो स्पेस है विट्रेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर है तो पेरीविट्रेलाइन स्पेस, जोना पेल्यूसिडा और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स और उसका न्यूक्लियस. ठीक है. ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारा ओवम का. अब एक और बात मैं आपको बताऊं कि ओवम के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते. तो सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट. ठीक है. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट मैं आपको एक बताना चाहती हूँ जो आप नोट करके लिखोगे. मैं लिख दूँ क्या आपको? ठीक है. डाइजाइगोटिक ट्विंस, ज़ाइगोटिक ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विंस या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस. ये कैसे बनते हैं? देखो मैंने आपको ऐसा बोला कि एक ओवरी से एक ओव्यूल निकलेगा, नेक्स्ट मंथ में दूसरे ओवरी से दूसरा ओव्यूल निकलेगा. पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों ओवरी से साथ में दो ओव्यूल निकले और वो दोनों ओव्यूल साथ में दो अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए. तो ऐसा पॉसिबल है. तो दो अलग अलग स्पर्म से दो अलग अलग ओव्यूल अगर फर्टिलाइज होंगे तो दो जाइगोट बनेंगे. दो जाइगोट बनेंगे तो अल्टीमेटली दो एम्ब्रियो, दो फीटस बनेंगे. और दो फीटस बनेंगे तो अल्टीमेटली दो बच्चे पैदा हो रहे हैं. पर वो दो बच्चे जो होंगे वो डाइजाइगोटिक ट्विंस होंगे. मतलब कि दो तरीके के ट्विंस हो सकते हैं, एक मोनोजाइगोटिक, एक डाइजाइगोटिक. मतलब कि क्या हुआ कि अगर एक ओवम है उसने फर्टिलाइज किया वो जाइगोट बन गया. वो जाइगोट आगे जाके अगर मान लो किसी रीजन की वजह से दो में टूट जा रहा है, वो दो में टूट जाएगा तो दो अलग अलग सेल बन जाएगा. वो दूसरे जो नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन होता है जो जाइगोट आगे डिवीजन करके एम्ब्रियो बनाता है ये उससे अलग है. मान लो अगर जाइगोट दो अलग अलग में टूट गया वो दो अलग अलग बेबी बनाएगा. वो सेम ही एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर है, वो दो अलग अलग बेबी बनेंगे, वो दो सेम जाइगोट से बने तो उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? सेम होगा. तो वो होंगे आइडेंटिकल ट्विंस जो दिखेंगे भी बिल्कुल आइडेंटिकल. और नॉन आइडेंटिकल में क्या? दो अलग अलग ओव्यूल से बन रहे हैं, दो अलग अलग ओव्यूल से जाइगोट बनेंगे तो वो दो अलग अलग तरीके के इंसान बनेंगे जो नॉन आइडेंटिकल होते हैं, जिसको हम डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं. वो किस वजह से? दो अलग अलग ओव्यूल्स के दो अलग अलग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होने की वजह से बन रहे हैं. तो क्या ये जेनेटिकली सिमिलर होंगे? नहीं, जेनेटिकली ये लोग डिफरेंस होंगे. प्लस ये मेल फीमेल दो अलग अलग भी हो सकते हैं. क्यों ऐसा? जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उसमें या तो दोनों मेल होंगे या तो दोनों फीमेल होंगे. क्यों? क्योंकि एक ही स्पर्म आ रहा है. वो स्पर्म जो या तो एक्स लेके आएगा या तो वाई लेके आएगा. अगर एक्स लेके आया तो वो जो दोनों जाइगोट जो बनाएगा वो फीमेल होगा.
तो फीमेल अगर 2 में बटेगी और 2 फीमेल बनेगी, अगर वो वाई लेके आएगा तो मेल होगा, मेल 2 में बटेगा तो दोनों मेल होंगे। लेकिन अगर 2 अलग अलग स्पर्म अगर फर्टिलाइज हो रहे हैं तो वो एक एक से एक वाई जा सकता है, एक एक से एक जा सकता है, एक दोनों वाई जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें सेक्स दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, मेल फीमेल 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 मेल मेल हो सकते हैं, लेकिन इसमें या तो मेल मेल होगा या तो फीमेल फीमेल होगा, इतना याद रखना, ठीक है। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को कंप्लीट करती हूँ। आई नो अभी वीडियो थोड़ी छोटी है और आगे भी पॉसिबली थोड़ी छोटी आएगी, देयर इज़ अ रीज़न, क्योंकि मेरी आगे एग्जाम आ रही है, तो आई नीड टू स्टैक अप द होल वीडियोज़ ताकि मैं बाद में अपलोड कर सकूँ। तो कुछ टाइम तक के लिए बेयर विथ मी, पर ठीक है, उसके बाद मैं नॉर्मली अच्छी से थोड़ी लॉन्ग वीडियोस अपलोड करूँगी। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।